नमस्कार साथियों, ओमेगा साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो टॉपिक था हमारा फोर्स का। हमने उसमें 6 वीडियो कंप्लीट की थी। 5 वीडियो बनाने के बाद जो 6th वीडियो थी उसमें हमने फोर्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे उस टॉपिक के ऊपर, तो हमने उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करवाया था। तो उसी टॉपिक से मिलता जुलता टॉपिक ही है हमारा ग्रेविटेशन का। तो आपने सभी ने एक चीज पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जो प्लैनेट्स है हमारे, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। और ऐसा ही होता है मून के साथ। मून क्या करता है? हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंको तो वो जमीन पे आके गिर जाता है, हमारी अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाता है। और या किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंको तो वो एक हाइट अचीव हो जाने के बाद वो दोबारा जमीन पे वापस आ जाता है। यहां पे आप सभी हर केस के अंदर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पे हर केस के अंदर या तो आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड का चेंज देखने को मिलेगा, या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का चेंज देखने को मिलेगा। हर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन का, स्पीड का, वेलोसिटी का, इस तरह का चेंज आपको देखने को मिल रहा है। और न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर यही चीज बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, उसकी स्पीड तब तक नहीं चेंज हो सकती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स ना लगा दिया जाए। तो इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई फोर्स तो है जो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कि प्लैनेट्स के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स जो है एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं और वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। और मून के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, ऐसे अर्थ के अराउंड घूम रहा है और हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो हो रही है चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट जिसको आपने अर्थ से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, वो ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, एक पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और वो दोबारा अर्थ पे आना शुरू हो जाता है। जैसे आप उसको ऊपर फेंकते हो तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती है, उसकी स्पीड कम होने लगती है और एक पीक पॉइंट आ जाने के बाद उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ही 0 हो जाती है और उसके बाद वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है। यहां पे हर केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तभी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। और एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कब आता है, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो, एक्सेलरेशन तभी आता है। तो इन सभी केस के अंदर कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स है जो यहां पे एक्ट कर रहा है। और वो फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, हमारे यूनिवर्स के अंदर किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेके चलो, सुई से लेके पहाड़, बस तक, कोई भी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर आप कंसीडर करोगे तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन ने
इस लॉ को बहुत अच्छे से समझाया है और इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमें दिया, और उसके बेसिस पे हम यहां पे हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा रहेगा जब वो ग्रेविटी के यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के, अर्थ का हो या किसी ऑब्जेक्ट का, उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा तो उसका मोशन किस प्रकार से होगा, क्या क्या वेरिएंट वहां पे हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप यहां पे एक नई टर्म सीखोगे वेट, और कैसे वेट जो है प्लेस टू प्लेस अर्थ के सरफेस पे वैरी करता है। तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि हमारे यहां यूनिवर्स में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो किस तरह से हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर तो नहीं होगा ही वो तो ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स के अंदर हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m1 है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बी है, इसका मास क्या है? m2 है। फोर्स ऑब्जेक्ट ए पे बी के कारण जो लग रहा है वो फोर्स है एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अट्रैक्शन का फोर्स है तो इसलिए एरो की डायरेक्शन बी बॉडी की तरफ, और बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स है वो बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। डायरेक्शन किसकी तरफ है? बॉडी ए की तरफ है, क्योंकि वो अट्रैक्शन का फोर्स ए की तरफ ही लगेगा, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस की मैं अगर बात करूं तो इनके सेंटर्स के बीच का, बॉडी के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास? r। मास इस बॉडी का m1 है, इस बॉडी का मास क्या है? m2, यानी a का मास m1 और b का मास क्या है मेरे पास यहाँ पे? m2 है। तो देखिए क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन देम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि जो फोर्स रहेगा, मैं इस पहली जो स्टेटमेंट है इससे मैं इक्वेशन बना के आपको समझाता हूं कि क्या कहता है फोर्स, कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन ऑब्जेक्ट के मासेस के, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा मास का, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में। क्लियर है? मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। ऐसे ही अब पढ़ते हैं दूसरी लाइन, क्या बोलता है स्टेटमेंट के अंदर? द फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो किस बात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि जितना ज्यादा ये प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जितना ये जो वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? कम, यानी कि इनवर्सली एक्ट करेगा। जितनी ये चीज इनवर्सली में जो फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा रहेगी उसके अपोजिट दूसरी क्वांटिटी कम रहेगी। मतलब अगर आर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो ये फोर्स क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी कंबाइंड फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन बनेगी एफ m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है?
डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और आप सभी जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटा देते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट यूज करना होता है। तो मैं यहां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देता हूं और एक कांस्टेंट यूज करता हूं जिसका नाम है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, हमेशा फिक्स रहेगी ये वैल्यू, और आप इसको वैल्यू को याद भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू है, याद करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वो फॉर्मूला निकल के आया जिससे आप किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको ऑब्जेक्ट फर्स्ट का मास पता होना चाहिए, सेकंड का मास पता होना चाहिए और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है हर केस में, वो आप न्यूमेरिक वैल्यू वैसे की वैसी पुट कर देंगे तो आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरे पास बात किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो बार बार गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। वो क्या पूछता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है। फोर्स की यूनिट तो आप सभी पिछले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आपने कैलकुलेट करनी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। तो देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कैसे आप यहां से फाइंड आउट करोगे। तो ये फॉर्मूला है, इसमें आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिख लेंगे, बाकी सभी के सभी वेरिएबल आप राइट साइड ले जाओगे। उसके बाद यहां पे यूनिट्स पुट कर दो। देखिए फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ये आर क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये यहां पे मास है, मास की यूनिट किलोग्राम, ये मास है, ये भी किलोग्राम, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई मेरे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है मेरे पास, यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकल के आई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है बात। और जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये अर्थ के हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी। वो वैल्यू क्या है, अर्थ के क्या यूनिवर्स के लिए कहीं पे भी वो वैल्यू सेम रहेगी। ये वैल्यू क्या होती है, आप अगर कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो और आपको जी की वैल्यू पुट करनी है तो आप ये वैल्यू पुट करोगे 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। उसके बाद आप इसकी यूनिट लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये डायरेक्टली भी कोई एग्जाम्स के अंदर ये वैल्यू पूछी हुई है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।